तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले साल 2024 में मेरे यहाँ 3 आपदाएँ आई हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे तब पता चला जब प्रशासन के लोगों ने कहा कि आधा घंटे में मुख्यमंत्री जी फलानी जगह उतरने वाले हैं, आप कहाँ हैं? मुझे लोग प्रधान ही कहते हैं। विधायक बनने के बाद हर कोई सोचता है देहरादून में सेटअप हो जाए। मैं निरंतर ही रहता हूँ। ये मेरे प्रारब्ध है कि मैं विधायक बन गया। लेकिन सच्चाई उसमें नहीं कि मैं ऐशो आराम करने के लिए आया। अगर मुझे लोगों ने विधायक बनाया तो सेवा के लिए बनाया है। तो जब हम दोनों चुनाव जीते थे तो झंडे डंडों से लोगों ने हमें इतना भर दिया था घनसाली से, क्योंकि वो दीन थी तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की दीन थी। जाएंगी, पार्टियां बनेगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, और मंदिर वहीं बनाएंगे। हंसते थे कांग्रेस के मित्र, ये क्या मंदिर बना देंगे, ये क्या कर देंगे, इनका बस का क्या है। हम विजन के लोग हैं। हम जब तक अपने मुकाम पर नहीं चले जाते तब तक हम विश्राम नहीं करते। मौसम ऐसे ही रहता है यहाँ पर। मैं निरंतर ही रहता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा भी लगता है। विधायक बनने के बाद हर कोई सोचता है देहरादून में सेटअप हो जाए, बड़ी बिल्डिंग हो जाए। पहाड़ अपनी जगह ठीक है, पर एक ऐशो आराम हर कोई आज के टाइम पे तो लग्जरी के पीछे भाग रहा है। आप ऐसे में गांव में सच्चाई है गुरु जी, ये मेरे प्रारब्ध है कि मैं विधायक बन गया। लेकिन सच्चाई उसमें नहीं कि मैं ऐशो आराम करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे लोगों ने विधायक बनाया तो सेवा के लिए बनाया है, और मेरे अंदर सेवा के भाव होने चाहिए। मेरी पत्नी 2008 में जिला पंचायत की सदस्य बनी थी, श्रीमती कमलेश्वरी शाह, और मेरी परिवार की सबसे बड़ी मेरी भाभी श्रीमती सुशीला शाह जी जिला पंचायत की सदस्य बनी थी। और 91 के दशक से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो जब हम दोनों चुनाव जीते थे तो झंडे डंडों से लोगों ने हमें इतना भर दिया था घनसाली से, क्योंकि वो दीन थी तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की दीन थी। अगर वो दीन थी तो मेरी विचारधारा की थी। और लोगों ने कहा कि आपको 2-2 सीट जीतना बहुत बड़ी बात हो गई। खास मेरी परिवार में मेरी भैया की बहू बीडीसी भी जीत गई थी। मैं कुछ लोगों से मिला तो जब उनसे बातचीत हुई कि हमने कहा विजयंत जी का कहना है, तो कुछ के मुंह में प्रधान ज्यादा आ रहा, उसका क्या कहना है? मुझे लोग प्रधान ही कहते हैं, और घर वाले को नहीं बोलते, मुझे प्रधान बोलते हैं। जब मैडम रही प्रधान, मैं तो रहा ही नहीं, लेकिन सेवा भाव मेरे थे। और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया प्रधान में। मैं जब प्रधान था तो मेरी गांव की जो रावत लोग हैं, उनकी बहू बेटी मुझे कहते थे कि जैसे जेठ जी बोल गया, कि भाई हो गया या बेटा हो गया, कि अगर आप पानी ले आए तो ले आए, और कोई प्रधान पानी नहीं लाए। मैंने 4 करोड़ की तो पंपिंग योजना बनाई। और जब मैं विधायक था तो स्वैप के तहत मैंने 35 लाख में अपने चमोल गांव की योजना बनाई, और दोनों तोकों में बहुत अच्छा पानी चल रहा है। ये तो अभी है, इसका तो आप बाइट करेंगे ना लोगों से। ये तो मैंने जो 4 करोड़ की योजना बनाई, मेरे ग्राम पंचायत चानी मल्ली के लोग तो मुश्किल करके मुझे लगता है कि 60-70 ही परिवार गिनियत में रहते हैं। लेकिन उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने हरियाणा अम्बाला तक करवाया, उलाना खाल करवाया, बगर करवाया, छिंतलवागी करवाया, आपके छपाव में करवाया। आपको लगता है कि इसमें किसी पार्टी का ज्यादा रोल रहा है? अगर इस पार्टी से ना होते तो शायद आप विकास कार्य नहीं कर पाते। क्या ये सच है? मैं जो कुछ हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास हूँ, और मैं विधायक भी बना हूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। और मेरे विकास कार्य भी जो हुए हैं, इस बात के लिए मैं भाग्यशाली रहा कि 2 चुनाव जीते, दोनों की दोनों बार सरकार बनी। और सरकार बनने का प्रतिफल यह है कि 1972 के बाद पिलकी के अंदर मैंने सीएससी बनाने का काम किया। लोग आज भी मुझे कहते हैं आपकी डबल इंजन डबल इंजन। हमने कहा डबल इंजन मत बोलो, ट्रिपल इंजन बोलो, क्योंकि हमने हमने 1950 के बाद पहली बार इस विकास खंड के अंदर श्रीमती बसुमती घाटा को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी। उस पर भी आएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरुआत होती है? एक ब्लॉक मैं गुरु जी आपको बताऊं, मैं 1991 में भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य बना था।
1991 में 93 में बूथ अध्यक्ष था अपने ग्राम पंचायत चांजी का। मैं बूथ अध्यक्ष रहा उस पे। तब कालखंड किसका था आप समझ सकते हैं। लेकिन हम बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, तो हमें 80, 85, 90 ही वोट भाजपा को। 150 प्लस हमारा और पार्टियां वोट ली जाती थी वहाँ से। और मैं लगातार चलता रहा। 1993 में पहली बार अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष बना। हमारे संगठन का जो पद होता है हर 3 साल के लिए होता है। मैं लगातार 6 बार बना। 6 बार में लगातार अनुसूचित जाति मोर्चे का अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं जिले में महामंत्री रहा अनुसूचित जाति मोर्चे का। एक बार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे जो है विजेंद्र भट्ट जी थे अपने अध्यक्ष, अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनने मुझे नामित किया था। थोड़ा समय मैंने जिला अध्यक्ष का भी दायित्व निभाया। उसके बाद मैं 2 बार सामान्य बॉडी में जिले मंत्री के पद पे कार्यरत रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो है 2014 में अपने इस गढ़वाल की सांसद श्रीमती महाराजा राज्य लक्ष्मी शाह जी ने मुझे अपने सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया। और 14 से लेकर 16 तक मुझे वो अवसर भी मिला कि मैं जनता के बीच जाने का मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। ये तो रही राजनीति की बात। भावनात्मक तौर से हम देखते हैं कि आप बीजेपी के ज़्यादा सपोर्टर और बीजेपी की विचारधारा, अटल जी की विचारधारा तो मैं कहीं पढ़ा था कि जो अयोध्या में राम मंदिर है, उसको लेकर भी कुछ आपका साथ रहा बीजेपी के लिए। सन 2002 में जब श्री उत्तम सिंह कट्टे जी को, स्वर्गीय उत्तम सिंह कट्टे जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, तो मैं जिले में मंत्री था। तो हम वोट मांगने गए, गांव-गांव गए, गली-गली में गए। और हमने लोगों से आग्रह किया कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तरांचल नाम दिया था उनको। ये प्रदेश बना दिया है, अब आप लोगों को हमें मैंडेट देना चाहिए, हमारी सरकार बनेगी, तो हम उत्तराखंड का काम करेंगे, उत्तराखंड में। बहुत लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता कम था। लेकिन ये कहीं ये नहीं था कि हमारा मनोबल कम था। मनोबल हमारा पूरा था। तो 2002 के सारे चुनाव में हम गए, तो हम तब जोश खरोश भी था। खूब हम भाव होके जहाँ पे हमें 10, 20, 50 लोग मिल गए, तो हम वहाँ पे कहते थे कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो कुछ लोग तो तुष्टिकरण की राजनीति करते थे ना। हम कहते थे रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हंसते थे कांग्रेस के मित्र, ये क्या मंदिर बना देंगे, ये क्या कर देंगे, इनका बस का क्या है। मैं स्वर्गीय अटल जी को तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम तब उस जमाने में टीवी कम थे, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं, 2008 में लाइट आई है इस क्षेत्रों में। तो हम रेडियो में दुकानदारी करता था, तो रेडियो पे अटल जी का भाषण सुनता था। तो उन्होंने कई बार उनके तो कई कविताएं भी हैं, लेकिन मैं कविताओं की तरफ नहीं जाता हूँ। उनका एक वाक्य मुझे आज ही बहुत प्रेरित करता है कि हमारा कुर्सी हथियाना हमारा मकसद नहीं है। हम विजन के लोग हैं। हम जब तक अपने विजन को मुकाम नहीं कर देते, मुकाम नहीं चले जाते, तब तक हम विश्राम नहीं करते। ठीक है। मुकाम की बात हुई, विजन की बात हुई। घनशाली को कैसे देखते हैं आप? क्या है घनशाली आपकी एक परिभाषा, एक राजनीतिक तौर पे? मुझे 2017 में पार्टी ने टिकट दिया और मुझे लगता है कि गढ़वाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीता हो। लोगों की उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि 2012 में भी यहाँ पे घनसाली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक दिया था और बहुत ऐतिहासिक वोटों से दिया था। लेकिन दुर्भाग्य था इस बात का कि वो पार्टी को समझ नहीं पाए। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको बताऊं, मैं दर्जनों गांव पैदल गया। मैं समझता हूं कि अगर आज विकास की कोई मुख्य धारा है तो सबसे पहले उसकी रोड, उस गांव की कनेक्टिविटी। लोगों से मैंने आग्रह किया, मुझे पार्टी ने टिकट दे दिया है, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो लोगों के मुंह से ये था कि हम आपको बना तो रहे हैं, लेकिन आप पूर्व की भांति हमको ठगने का काम तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि चाहे वो घीवाली का गांव, चाहे वो दिनसवाड़ का गांव हो, चाहे वो गंगी का गांव हो, चाहे वो भोना तल्ला का गांव हो,
चाहे वो आपका पौड़ा वासर का गांव हो, चाहे आपकी जखेड़ गांव की रोड हो, चाहे आपका चबियाला टांगड़ा वाला विषय हो, चाहे कड़ंगो रायसरी रोड का विषय हो। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता मुख्यमंत्री जी की बात आई, मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ 10 साल में, वो तो जाते हैं, कुछ घोषणाएं भी हुई। क्या लगता है आपको, जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर कितनी उतर? देखिए, अभी तक तो पूर्व में जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी लगभग पूरी होने की स्थिति में है। आप बताएं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे थलाधार बासर में एक माननीय मुख्यमंत्री की पूर्व में घोषणा है, काफी समय हो गया, लेकिन वन साइड हमारी कमजोरी नहीं है, कुछ कमजोरी हमारी हमारे कार्यकर्ताओं की हमारी भी है। वो जमीन न मिलने के कारण से वो मामला थोड़ा सा अभी चल रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। मैं फाइल कार्मिक में चला रहा हूँ, पद सृजित करने की बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत जल्दी प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री उस घोषणा को, क्योंकि थलाधार बासर ये जो हमारी एक न्याय पंचायत है, एक पट्टी है, बहुत बड़ी पट्टी है, और निश्चित वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इसकी बहुत जरूरत है, और जरूरत के ही माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई है। मेरा प्रयास है कि वो अपना जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके मैं बहुत जल्दी वहाँ पे जो है बासर के लोगों को शुरू करवाने का मैं काम करता हूँ। 1972 के बाद पहली बार 30 बेड का हॉस्पिटल बनना, काम शुरू हो गया। एवं 15 करोड़ रुपए उस हॉस्पिटल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करे। पहले किस 5-6 करोड़ की हमारी जारी हो चुकी है। टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। आप जाइएगा, मैं तो आपको, आप आए हैं क्षेत्र में, आप उसका फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल जाए। उसमें 36 पद मैंने शासन से स्वीकृत कराने का काम किया, खुद दमे लगाओ। मैं तो अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ, कई मित्र हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ रात दिन काम कंधा पे कंधा मिलाकर काम करते हैं। एक दिन भी मैंने शासन नहीं छोड़ा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की 2022 की वो घोषणा थी कि हम पिलखी के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, लेकिन भूमि समय पर हमें उपलब्ध न होने के कारण वो मामला थोड़ा टलता गया। उस विषय में मुझे 3 बार पिलखी के अंदर स्वयं बैठक करनी पड़ेगी। मैं तो इसमें अपने डॉक्टर श्याम विजय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत पेन लिया इस काम में। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन गैरोला लोगों का, उन थपड़ियाल लोगों का, उन नोटियाल लोगों का पिलखी के अंदर, जिन्होंने वहां पे भूमि दान देने का काम किया है। मैंने उन लोगों से वचनबद्धता की है कि सरकार का नाम लगे न लगे, आपके पूर्वजों का नाम मैं जरूर लिखूंगा शिलापट पे, जिन लोगों ने वहां पे जो है दाननामा में जमीन देने का काम किया है। गांव में या किसी भी क्षेत्र में, गांव में इस तरह की भौगोलिक स्थितियां कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती है, खासकर घनसाली जैसे क्षेत्र में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में सड़कें हैं, जो लिंक रोड्स है, वो बहुत कारगर साबित होती हैं जनजीवन के ही। आपके कार्यकाल में जो सड़कें मुख्य तौर से जो कई सैकड़ों गांवों को या सैकड़ों परिवारों को जोड़ा हो, कोई ऐसे जो बड़े स्तर का जिसमें काम हो सड़कों पे? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष ये अपनी विधानसभा घनसाली, ये आपदा की दृष्टि से बहुत, मतलब भगवान न करे, हर साल मुझे कुछ न कुछ तो यहाँ पे दिक्कतें आती ही आती है। क्योंकि ये आप देखिएगा, पिछले बार गेवाली में आपदा आ रही थी, वहाँ पे कई लोग अपने कोर्ट में आपदा आई 2019 में। आपका, हाँ, आपका तिनगढ़ तो पूरा गांव मुझे बसाना पड़ा है। 72 परिवारों का विस्थापन किया मैंने, जो मैंने 1 साल के अंदर किया है। उनके लिए रोड भी बनाई, उनकी भूमि चयन भी करवाई, और वह मुझे लगता है कि 72 परिवारों को तो बहुत कम परिवार हैं जिनका हमें फाइनल पर भुगतान करना है, बाकी हम सबों का भुगतान भी करवा चुके हैं। कोर्ट में मैंने 54 परिवारों का विस्थापन करवाया। अगुंडा में मैंने 99 परिवारों का विस्थापन करवाया। कोर्ट की आपदा 2013 की आपदा थी, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो विस्थापन करने का हमारी सरकार ने काम किया। वो लोग आज मानते हैं उसको। ऐसे विभिन्न गांव हैं जो कि किसी गांव में हमने 15 परिवार, किसी में 10 परिवार, किसी में 5 परिवार, ये मैं आपको पूरा डाटा दे सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि जिस परिवार का विस्थापन की स्थिति बनी, ये नहीं कि उनको हमने टालने का काम किया। उन्हें तत्काल प्रभाव से जैसी हमें भूमि रजिस्ट्री मिली, हमने तत्काल उनको पहली किस्त देने का काम करते हैं। हमने स्पष्ट आदेश किए अधिकारियों कि किसी भी प्रभावित, विशेषकर आपदा प्रभावित जो परिवार होते हैं, जो घर होते हैं, हमने कहा इन लोगों को 1 भी मिनट का आपको टाइम नहीं, इनका तत्काल काम होना चाहिए। और मेरे प्रयास है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले साल 2024 में मेरे यहाँ 3 आपदा आई हैं।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे तब पता चला जब प्रशासन के लोगों ने कहा कि आधा घंटे में मुख्यमंत्री जी फलानी जगह उतरने वाले हैं, आप कहाँ हैं? मैं तो उससे पहले वहाँ पे स्टॉप पे खड़ा था। तो ये आपदा से प्रभावित है और ये निश्चित है कि हम रोडें बनाते हैं कई जगह, लेकिन एक आपदा आती है और वो रोडें जो है सारी चली जाती हैं। लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद हम उस पे काम करने का प्रयास करते हैं। अभी मेनू सुनवाल गाँव का पिछले 2014-24 के आपदा में प्रभावित हुई है। हमने पुल तो बना दिया, रोड में भी काम चलना बाकी है। मेरी परसों माननीय मंत्री संबंधित भरत सिंह चौधरी जी परसों मेरे टीवी में बैठे। मैंने उन्हें कहा मेनू सिंधवाल गाँव, गेंवाली और पिनसवाड़ वाली रोड है, ये बहुत खराब स्थिति में, उनको ठीक करेगा मुझे बस और देखा। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं घनसाली में कैसी व्यवस्था है? मैं गुरु जी आपको आग्रह करूँ आपसे, पहले मैं आपको इसमें एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ। जी। 2016 में जीआईसी नौलवासर के लोगों ने मुझे बड़े आदर के साथ कहा कि आप 26 जनवरी को आप एक, मैं सांसद प्रतिनिधि था, कि आप जो है एक विशेष मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय में आ जाए। वहाँ पे सुशील कोटाला जी अपने संग पृष्ठभूमि के भी और मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे बहुत अच्छे सहयोगी भी मित्र रहे। मित्र क्या होना, आप मेरे मेरे पूज्य गुरु रहे। उन्होंने मेरे से कहा आप आना है, मैं गया वहाँ पे। मैं उस विद्यालय में गया तो वहाँ पे 624 बच्चे अध्ययनरत थे, 624 बच्चे नौलवासर के। लेकिन बच्चे नंगे, ऐसे नंगे में बैठे थे। मैं कुर्सी पे बैठा था, बच्चे नंगे में बैठे। हाँ। मैंने वहाँ पे अपने पिता स्वर्गीय श्री गोबर शाह जी की पुण्य स्मृति में घोषणा की, मैं इन बच्चों के, और मेरी इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तब आप विधायक थे? नहीं विधायक नहीं, मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा। 624 बच्चों के लिए मैंने घनसाली से टाटपल्ली एक सप्ताह के अंदर वहाँ पहुँचाई और उन बच्चों को टाटपल्ली उपलब्ध कराई। लेकिन मैं बड़ी खुशी के साथ आज कह सकता हूँ कि उस विद्यालय के लिए 1,64,00,000 मैंने भवन के लिए पैसा दिया। 2017 में मैं विधायक बना और जितने वहाँ पे बच्चों की छात्र संख्या थी, उसी आधार पर मैंने बच्चों के लिए वहाँ पे कुर्सी मेज भेजने का भी काम किया। इससे ज्यादा भाग्यशाली में और क्या हो सकता है। विधायक बनने के बाद विद्यालयों की स्थिति आपने समझी होगी कुछ? कितना मैं उसी विषय, पहला विद्यालय वही है मेरा जिसमें जीआईसी नौलवासर को मैंने दस। ठीक है। सेकंड विद्यालय मेरा कोट विषन है, सीमांत है, कोट कोटा के दायरे में। मैंने उस विद्यालय के 1,91,00,000 बिल्डिंग के लिए होता है। राज के इंटर कॉलेज आपके कोटी है बुंडा, बोडा के दायरे पर, उस विद्यालय के लिए मैंने एवं 1.5 करोड़ रुपया पैसा ले रखा है। जीआईसी भटगांव के लिए मैंने एवं पौने 2 करोड़ रुपया का एवं मैंने भटगांव के लिए पैसा ले रखा है। जीआईसी आपका धौनी खाल के लिए 1,46,00,000 रुपये मैंने ले रखा है। और जीआईसी अखोड़ी के लिए जो PM3 का विद्यालय 2,41,41,00,000 अभी और कुछ बाकी है। विद्यालय में मैंने, मेरा प्रयास है कि मैं अपने रहते हुए किसी ही विद्यालय में जहां जरूरत हो, चाहे मुझे अपनी निधि से काम करना पड़े, मैं काम। ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर साइंस स्ट्रीम ना होने के कारण उनको अन्य विद्यालय में 10 किलोमीटर की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इस पर प्रकाश डालिए। हाँ, ये जो समस्या है वो कम ये समाधान होती ये है। जीआईसी तलेवन का भी है, ये जीआईसी रगड़ी का भी है और जीआईसी की पास का भी है। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने पत्रावली बढ़ा रखी है और मैं इससे, मेरा प्रयास है कि मेरे विद्यालय साइंस का और जहाँ जहाँ जो भी सब्जेक्ट हमें चाहिए होंगे उनको मैं पूरा कराने का। तो हमारा प्रयास है कि जिन इकाइयों को हमने बनाया है, खोला है, पहले उन इकाइयों को हम और सुदृढ़ करें, उनमें हम पूरी सुविधा देने का काम करें। वैसे ओपीडी के आधार पे हम देख रहे हैं कि जहाँ ओपीडी बहुत अच्छी है, मुझे बोडा के अंदर बहुत अच्छी ओपीडी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है। बिल्डिंग में आपका देखा है कि जो मोबाइल व्यवस्था आपने वही शुरू चलती की है वो जगह जगह, उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो भी आएगी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डीएम सोनिका जी थी, हमारी दिशा की बैठक चल रही थी। ये मेरा पहला अपना जजमेंट था, मैंने उन्हें कहा टेलीमेडिसिन आप शुरू करिए। उससे क्या होता था कि हमारी टीम सीमांत गांव में पहुंचती थी और डॉक्टर से कनेक्टिविटी होती थी। वो उससे पूछता था कि तुम्हें क्या दिक्कत है, वो वहीं पे बात होती थी, मेडिसिन उनके पास होता था, उससे घर पे जा करके उसको हम वहीं इलाज। ये इसमें जांच वाच भी सब शामिल है? नहीं, जांच नहीं है इसमें, पर प्राथमिक बात जाता है। उसके बाद उसको टाइम दे देना या उसके एम्बुलेंस भेजना, से घर से उठाना, डॉक्टर के पास ले जाना,
उसके वहां से पूरे चेकअप कराना, उसको पूरा पूरा इलाज कितने करा। ब्लॉक पे चल रही तो ये मैंने तो कंसारी चलाया था। और अभी अब हमारे ये संचल दल वाला चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। ये जो मोबाइल से हो, ये हमारी लगातार चलती है।